हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग सेक्शन 1 कर रहे हैं। सेक्शन 1 में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक शुरू किया था। आज हम लोग हेडक्वार्टर फील्ड ऑफिस रिलेशन डिस्कस करेंगे। मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय संबंध। बीपीएससी में इस टॉपिक पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है, केवल नोट में आया है, तो आप उसको इस रूप में देख सकते हो। यूपीएससी में भी इस टॉपिक पर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आया, एक आध दफा आया है मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय संबंध पर, तो हम लोग इसको नोट के रूप में ही रखो। अगर फुल क्वेश्चन भी आता है तो आप इस पोजीशन में हो कि आप इसको लिख सको, ठीक है। तो हम लोग का टॉपिक आज है मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय संबंध। मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय संबंध को आप कह सकते हो कि ये दोनों जो है मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय संबंध लोक प्रशासन के मतलब कुछ जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनमें से एक है मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय संबंध। इन दोनों के बीच संबंध कैसा है उस पर अभिशासन निर्भर करता है, उस पर निर्भर करता है हमारे विकास और लोकहित। क्लियर है। तो अगर विकास अच्छा, अगर दोनों के बीच संबंध अच्छे हैं तो नीति प्रक्रिया बेहतर ढंग से मैनेज होगा, अभिशासन प्रभावी होगा, समझ रहे हैं। जो उद्देश्य, जो लक्ष्य, जो क्रियाकलाप सरकार लेके चल रही वो पूरा ढंग से होगा और जनहित का भी बेहतर ढंग से परिपूर्ति होगी। तो मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय का भी संबंध जो होगा ना, वह अभिशासन और नीति दोनों का दर और दिशा निर्धारित करता है। अच्छा संबंध होंगे तो सफलता और प्रभावकारिता होगा, और खराब संबंध होंगे तो विफलता और दुष्परिणाम होंगे। तो ये चीज पर हम लोग को वर्कआउट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये होता है कि मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय संबंध एक ओवरऑल प्रॉब्लम है, जनरल इशू है, जनरल मतलब मुद्दा है, या जनरल कह सकते हो प्रकरण है। आज नहीं, वर्षों से रहा है। जैसे मुगल काल में भी देखोगे तो मुगल काल में सदर और मुफस्सिल शब्द इस्तेमाल होता था। तो सदर किसके लिए इस्तेमाल होता था? सदर शब्द इस्तेमाल होता था मुख्यालय के लिए, और मुफस्सिल किसके लिए इस्तेमाल होता था? क्षेत्रीय कार्यालय के लिए इस्तेमाल होता था। जैसे देखो सदर थाना, सदर बाजार, अभी भी बहुत सारे शहर में आपको मिल जाएगा। सदर ब्लॉक, सदर प्रमंडल, ये सब मिलता है ना। सदर प्रमंडल नहीं मिलेगा, प्रखंड मिलेगा, अंचल मिलेगा, थाना मिलेगा, समझ रहे। ऐसा सदर थाना, सदर हॉस्पिटल मिल जाएगा। तो सदर का सदरे सुदर, सदरे सुदूर मौर्य प्रशासन जब पढ़े होंगे तो पढ़ेंगे सदरे सुदूर कहा था। सदरे जहां, सदरे कुल, न्याय प्रशासन के जो हेड थे उनको सदरे जहां, सदरे कुल कहा जाता था। तो सदर मतलब मुख्य हो गया। तो मुख्य जहां पर मुख्यालय, मुख्यालय नाम से ही पता लग रहा है कि मुख्य कार्यपालक के कार्यालय को कहते होंगे। आपने मुख्य कार्यपालक पढ़ा था, जैसे हमने बताया था कि जिसमें सत्ता सर्वोच्च निहित होता है, जो शासन का केंद्र बिंदु होता है, जो सर्वे सर्वा होता है, उसको मुख्य कार्यपालक कहते हैं। तो मुख्य कार्यपालक के कार्यालय क्या कहलाएगा? मुख्यालय कहलाएगा। जैसे मुख्यालय अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन में मुख्यालय कहाँ हो गया? तो पटना में हो गया, जहाँ पर डीजीपी का कार्यालय हुआ। उसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, सबका मुख्यालय आपको राजधानी में मिल जाएगा, समझ रहे। तो मुख्यालय मुख्य कार्यपालक के कार्यालय को कहते हैं, जो सत्ता का केंद्र बिंदु होता है, जो नीति प्रक्रिया का सर्वे सर्वा होता है, वहीं से सत्ता निकलती है और क्षेत्रीय कार्यालय को प्राप्त होती है। वही सभी अभिशासन के लिए अंततः उत्तरदायी होता है। वह नीति बनाता है, वह क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है, फिर उसका मूल्यांकन करता है, करेक्शन करता है। इस प्रकार वह हमेशा सतत रूप से, निरंतर रूप से विशासन और विकास के प्रक्रम में जुड़ा रहता है। तो मुख्यालय हुआ मुख्य कार्यपालक के कार्यालय। क्लियर है। जनरली कहाँ स्थित होगा? बड़े शहरों में स्थित होगा, देश की राजधानी में स्थित होगा, शहर की राजधानी में स्थित होगा, या जिला के मुख्यालय जो होगा, जिला का जो मुख्य जिला का जो मुख्य स्थान होगा वहाँ स्थित होगा। क्लियर, शहर में। और क्षेत्रीय कार्यालय क्या है? क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्र स्थित कार्यालय कहते हैं, जो मुख्यालय से हजारों से किलोमीटर दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित होगा। क्लियर है। यहाँ पर जनता प्रशासन के करीब होगी, यहाँ पर क्रियान्वयन कार्य संपन्न होता होगा, समझ रहे हैं। जो सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में अवस्थित होता होगा। बहुत सारे बिहार में या भारत में देखोगे, भारत के बहुत सारे क्षेत्रीय कार्यालय भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर या फिर भारत और चीन के बॉर्डर पर ऐसे अवस्थित है जहाँ पर आना जाना तक मुश्किल है, समझ रहे हैं।
नागरिक जीवन प्रभावित है, उसमें लोग रहते हैं और लोक नीति का क्रियान्वयन करते हैं। कारगिल, सियाचिन जैसे दुर्गम स्थान में क्षेत्रीय कार्यालय अवस्थित है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यालय अवस्थित है। समझ रहे, यहाँ पर कानून और व्यवस्था की हमेशा चुनौती रहती है, जान जहान सबकी समस्या बनी रहती है। लेकिन क्षेत्रीय कार्यालय, एक बार मैं पढ़ रहा था कि देख रहा था किसी ब्लॉक के बारे में बतलाया जा रहा था, तो ब्लॉक की स्थिति भी सुधर गई। पहले बिहार का ब्लॉक का भी स्थिति बहुत खराब थी कि वीडियो साहब जिस मकान में रहते थे, उस मकान में अगर रात में बारिश हो गई तो खाट जो होता था कभी इधर करे कभी उधर करे, पानी गिरते रहता था। तो ये आलम था क्षेत्रीय कार्यालय में। बहुत सारे ऐसे थाना देखोगे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अवस्थित है, ना उसका बाउंड्री है ना घेराबंदी है, हमेशा वो नक्सल हमला से प्रभावित रहता है और ज्यादातर रात के समय वहाँ लोग छोड़ देते हैं, वहाँ रात में रहता भी कोई नहीं है। तो इस तरह की चीजें भी देखने को मिलती है। तो व्हाट आई मीन टू से, क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्र स्थित कार्यालयों को कहते हैं जहाँ क्रियान्वयन संपन्न होता है और नीति निर्धारण के लिए आंकड़ा प्रदान किया जाता है। सर जैसे मुगल काल में उसको मुफस्सिल कहा जाता था। मुफस्सिल थाना अभी भी आपको इसमें मिल जाएगा। मुफस्सिल थाना हम लोग बोलते हैं जो शहर से दूर स्थित दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित होता है, रिमोट एरिया में स्टैब्लिश होता है, उसको हम लोग मुफस्सिल कहते हैं। क्लियर है? तो मुख्यालय समझ में आ गया, क्षेत्रीय कार्यालय समझ में आ गया। तो मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय में मेन संबंध क्या मैटर कर, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि इन दोनों के बीच का संबंध जो होता है वह क्या करता है, दर और दिशा निर्धारित करता है अभिशासन का, नीति प्रक्रिया का और विकास का। अगर ठीक ठाक रहा तो सब चीज ऑल इज वेल होगा, अगर गड़बड़ रहा तो ऑल इज अनवेल हो सकता है। जैसे पिछले दिनों आपने देखा होगा बिहार में कोसी का जो कहर हुआ था और बड़े पैमाने पर त्रासदी मची थी, उसमें किसी न किसी रूप में एक कारण तो क्षेत्रीय मुख्यालय संबंध तो हो ही सकता है। कैसे बतलाओ, क्योंकि उस समय जहां तक मेरी जानकारी है कि रिपोर्ट भेजा गया था क्षेत्रीय कार्यालय से कि पुल पर रिसाव हो रहा है, टूट के कगार पर है, समझ रहे कि अभी भी टूट सकता है और बड़े पैमाने पर जान माल की हानि हो सकती है। लेकिन मुख्यालय में बैठे हुए अधिकारी ने उसकी गंभीरता से नहीं लिया। संबद्ध अधिकारी शायद उस समय छुट्टी पे थे और जो उनको देखने वाले थे उन लोगों ने उस पर वर्कआउट नहीं किया। नतीजा क्या हुआ, इतने बड़े पैमाने पर त्रासदी आई, करोड़ों अरबों रुपया का नुकसान हुआ, हजारों की संख्या में लोगों की जान गई। और आपने देखा होगा कितनी बड़ी त्रासदी थी कोसी वाला। तो वही होता, अगर संबंध ठीक रहता तो शायद इतने बड़े कमी को हम लोग मैनेज कर सकते थे, दूर कर सकते थे, रोक सकते थे। तो मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय संबंध बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय संबंध जो होगा ना, मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय संबंध भी एक रिलेटिव कंसेप्ट है। रिलेटिव कंसेप्ट का मतलब समझ रहे हो, सापेक्षिक अवधारणा है। मुख्यालय केवल देश की राजधानी में कोई जरूरी नहीं है। जैसे आप देखो यूएनओ को अगर हम मुख्यालय मान ले तो यूएनओ के क्षेत्रीय कार्यालय हर राज्य में देश में अवस्थित होता है, तो हर देश का राजधानी उसका क्षेत्रीय कार्यालय हो गया। भारत सरकार को अगर हम लोग केंद्र बिंदु पर रखें तो दिल्ली मुख्यालय हो गया और पटना क्षेत्रीय कार्यालय हो गया। अगर पटना को हम लोग मुख्यालय मान ले तो पटना मुख्यालय हो गया, तो फिर कह सकते बिहार शरीफ और नवादा क्षेत्रीय कार्यालय हो गया। अगर हम नवादा को केंद्र बिंदु पर रख ले तो नवादा मुख्यालय हो गया शहर, और फिर नवादा से दूर स्थित गांव उसका क्षेत्रीय कार्यालय हो सकता है। तो बड़ा विषय परक अवधारणा हो जाता है। लेकिन होता तो है कि एक जहाँ पर नीति प्रक्रिया का सर्वे सर्वा बैठता है, मुख्य कार्यपालक बैठता है, जहाँ से पूरा शासन चलाया जाता है, और एक होता है जो जनता के बीच होता है, जनता के समस्या के झेलता है, जनता को मतलब क्रियान्वयन का लाभ देता है वगैरह वगैरह। समझ, अगर विगत वर्ष इस मुद्दा को देखो तो नहीं लग रहा है केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण का मुद्दा टाइप का हो गया। मुख्यालय रिप्रेजेंट कर रहा है केंद्रीकरण को और क्षेत्रीय कार्यालय रिप्रेजेंट कर रहा है विकेंद्रीकरण को। और विगत वर्षों में अगर देखा जाए तो मुख्यालय का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है और क्षेत्रीय कार्यालय का भी इम्पोर्टेंस बढ़ा है। अगर देखा जाए तो दोनों का इम्पोर्टेंस बढ़ा है। आप बोलोगे राष्ट्रीय अखंडता हुआ, एकता हुआ, एकरूपता की आवश्यकता हुआ, समन्वय हुआ, नियंत्रण हुआ, ये सब के दृष्टि से देखा जाए तो मुख्यालय का सदैव महत्व रहा है। और पिछले दिनों आईटी वगैरह का दूर संचार के क्षेत्र में विकास वगैरह जो हुआ वो सबसे मुख्यालय का कदर और बढ़ गया, क्योंकि आज वहीं से बैठे बैठे हुआ दूर फैले हुए बड़े विशाल प्रशासन को कंट्रोल कर सकता है। वहीं अगर इधर देखा जाए
तो लोकतंत्रीयता हो गई, विकेंद्रीकरण हो गया, और जनता के अपेक्षाएं बढ़ती अपेक्षा हो गया। हमारे जनता उम्मीद करती कि प्रशासन उसके घर पर आकर सेवा दे। ये सब किसका कदर को बढ़ा दिया? क्षेत्रीय कार्यालय का महत्व बढ़ा दिया। आज देख रहे होंगे कि जितना दबाव होता है सब क्षेत्रीय कार्यालय पर ही रहता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक उसी लेवल पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कांटेक्ट में आती है, उसी स्तर पर क्रियान्वयन होता है, उसी स्तर पर लाभ भी प्रस्फुटित होता है, और सब चाहता है लाभ को उसी पर अपने दबाव बनाने का, अपने पक्ष में करने का। तो उस हिसाब से देखा जाए तो क्षेत्रीय कार्यालय पर दबाव बहुत ज्यादा रहता है, सम्मान भी बहुत ज्यादा मिलता है अगर काम ठीक से हो, और दुर्गति भी पूरी होती है अगर आपने ढंग से काम ना किया तो। सबसे ज्यादा अधिकारी का साथ दुर्व्यवहार और सम्मान यदि कहीं मिलता है तो क्षेत्रीय कार्यालय में मिलता है। कई दफा आप देखते हो कि शिक्षा के अधिकारी या फिर जिला कलेक्टर ट्रांसफर होता है, और अगर उसने अच्छा काम कर रखा है तो पूरा पब्लिक रोड पर उतर आती है उसके रुकवाने के लिए, समझ रहे, और अगर कुछ ने गड़बड़ किया तो पूरा उसके खिलाफ हो जाती है। तो इस तरह से आप देखते हो, इस तरह बहुत सारे जिला में, प्रमंडल में, या फिर आप कह सकते हो अंचल में इस तरह के अधिकारी भी रहे जिनके ट्रांसफर हुआ था। अधिकारी लोग, उनके सहकर्मी लोग, वहाँ के लोग उनको पूर्व विदाई दिया कि इतना अच्छा अधिकारी जा रहा है। तो ऐसा भी होता है, अगर काम अच्छा करो तो इज्जत भी काफी मिलता है, लेकिन पिटाई की भी पूरी संभावना रहती है अगर आपने ढंग से काम ना किया तो। क्लियर है? तो दिस इज बेसिक पॉइंट। तो मैं बतलाऊं कि विगत वर्षों में क्षेत्रीय कार्यालय का भी इम्पोर्टेंस बढ़ा है, और मतलब मुख्यालय का भी इम्पोर्टेंस बढ़ा है। वे सब ताकतें जो केंद्रीकरण के महत्व को बढ़ाते हैं, वे मुख्यालय के महत्व को बढ़ाए हैं, और वे सब ताकतें जो विकेंद्रीकरण के ताकत प्रदान करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय के महत्व को बढ़ाए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया आपको? अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय के बीच संबंध कैसा होना चाहिए। इस संदर्भ में हमारे पास दो पैटर्न है जो यहाँ मैंने पॉइंट आउट किया है। एक पैटर्न विलोबी ने डेवलप किया है, दूसरा लूथर गोलिक ने डेवलप किया है। विलोबी ने मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय संबंध को दर्शाने के लिए दो पैटर्न दिया है। एक का नाम है क्षेत्रीय टेरिटोरियल पैटर्न और यूनिटरी पैटर्न, और दूसरा कहते हैं कार्यात्मक पैटर्न यानी कि फंक्शनल पैटर्न, और कह सकते हो प्लूरल पैटर्न। तो दो तरह का क्षेत्रीय पैटर्न को कह सकते हो, या फिर एकात्मक पैटर्न, ये पहला वाला हुआ ग्राफ उसका हुआ, और ये कार्यात्मक और बहुल का ग्राफ ये वाला हुआ। क्लियर है? जिसमें दिखाया है कि ये मुख्यालय हो गया, मुख्यालय के अंदर मान ले तीन उसके ब्रांच उसके अंदर में काम करे, तीन घटक ए बी सी, तीनों के क्षेत्रीय कार्यालय A1 B1 C1। क्लियर है? लेकिन इन दोनों के बीच में एक मध्यस्थ कार्यालय है जो सभी संचार का माध्यम है। अर्थात ए को A1 तक भेजना है तो वो डायरेक्ट नहीं भेजेगा बल्कि मध्यस्थ कार्यालय के माध्यम से भेजेगा। उससे बगैर अगर A1 को अगर ए को पास भेजना है तो वो भी उसी के माध्यम से भेजेगा। ये क्षेत्र पर आधारित है, ये वर्गीकरण जो ना क्षेत्र पर आधारित है, ये पैटर्न। तो क्षेत्र के यहाँ मुख्यालय हो गया, ये क्षेत्रीय कार्यालय, उन दोनों के बीच में एक मध्यस्थ कार्यालय हो गया। जैसे ये व्यवस्था आप देख सकते हो फ्रांस में प्रीफेक्ट प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है, और भारत में ब्रिटिश प्रशासन जिला प्रशासन को देख सकते हो, और अभी भी बहुत हद तक जिला प्रशासन इस रूप में मिलेगा, लेकिन अब थोड़ा परिवर्तन के क्रम में। तो A1 B B1 C1 सब किसके माध्यम से काम करते हैं? मध्यस्थ कार्य, डीएम का कार्यालय हुआ, और ये मध्यस्थ कार्यालय की भूमिका निभाता है। तो मुख्यालय को कोई भी अपने क्षेत्रीय कार्यालय पे कम्युनिकेशन करना है तो डायरेक्ट नहीं कर सकता बल्कि डीएम के माध्यम से करेगा। यह व्यवस्था पुरानी व्यवस्था है, लेकिन अभी भी बहुत बेहतर ढंग से काम करता है। क्यों? क्योंकि ये एक वर्कलोड फिल्टर एजेंसी काम करता है। ये ऊपर से जो नीचे निर्देश और नीचे से ऊपर जैसे फिल्टर एजेंसी काम करता है, ऊपर के वर्कलोड को कम करता है और नीचे के टेंशन को दूर करता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी है, होलिस्टिक अप्रोच से काम करता है, और इसका जो होता है क्या होता है तो सबके बीच में तालमेल ठीक ठाक टीम के रूप में काम करता है। और क्या होता है मतलब ये इसमें जो जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसका थोड़ा इज्जत भी बढ़ती है। और आप देखोगे कि यह जो है ना थोड़ा जैसा कि आपको क्या मैंने बोला होलिस्टिक अप्रोच में काम करेगा, लेकिन सबसे बड़ी इसमें दिक्कत क्या होती है? विशेषज्ञता का अभाव होता है, प्रोफेशनलिज्म सबसे साइडेड होता है, जर्नलिस्ट स्पेशलिस्ट लोग ओवरलुक हो जाते हैं। ये व्यवस्था में जर्नलिस्ट हावी होता है और स्पेशलिस्ट सब साइडेड हो जाते हैं। अब उसी का दूसरा पैटर्न देखो, ये है जिसको हम लोग कार्यात्मक पैटर्न कहते हैं, या फिर इसको बहुल
बहुल पैटर्न, प्लूरल्स पैटर्न कहते हैं। इसमें देखिए मुख्यालय है, मुख्यालय के अंदर 3 घटक हुआ, ए बी सी। अब ए का A1 हुआ, बी का B1 हुआ, सी का C1 हुआ। तो ये डायरेक्ट A1 के कांटेक्ट में, बी डायरेक्ट B1 के कांटेक्ट में, सी डायरेक्ट C1 के कांटेक्ट में। मध्यस्थ कार्यालय है, ऐसा नहीं कि मध्यस्थ कार्यालय नहीं है, लेकिन मध्यस्थ कार्यालय की भूमिका यहाँ केवल कोऑर्डिनेटिव हो गया है, केवल तालमेल बैठाने का है। समझ रहे हैं? जैसे आज के तारीख में बहुत हद तक देख सकते हो कि कलेक्टर जो होता है कानून और व्यवस्था में, एसपी मान लेते तो एसपी अपना डीजी के मार्गदर्शन में काम करता है और फिर डीएम से भी जुड़ा हुआ है। तो ड्यूअल कंट्रोल टाइप की व्यवस्था आज कानून और व्यवस्था पर आप देख सकते हो। तो इस तरह की व्यवस्था, लेकिन आज और मैक्सिमम जो आज के तारीख में जितने आधुनिक संगठन है कुछ इसी प्रकार से काम करते हैं कि मुख्यालय जो है सीधे क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करता है और मध्यस्थ कार्यालय का जगह धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रहा है। समझ आज कलेक्टर और अभी का कलेक्टर और ब्रिटिश काल के कलेक्टर में देखोगे तो फर्क पड़ेगा। पहले का ब्रिटिश काल का कलेक्टर इस प्रकार काम करता था, आज का कलेक्टर कुछ इस प्रकार अभी भी है, लेकिन अब पहले ऐसा प्रभाव नहीं रहा, पहले से रुतबा नहीं रहा। पहले तो उसको लोग सरकार समझते थे, माए बाप समझते थे, सर्वा समझते थे। अब बहुत हद तक तो बदला है। समझते ये पैटर्न देखो, ये पुराना पैटर्न है, ये नया पैटर्न है, ये क्षेत्र पर आधारित है, ये कार्य पर आधारित है, यह सामान्य प्रशासन के दृष्टि से अच्छा है, यह विशेषज्ञता के दृष्टि से अच्छा है। इसमें क्षेत्रीय कार्यालय के बीच तालमेल होता है, इसमें क्षेत्रीय कार्यालय में व्यावसायिकता होता है। तो फिर आपको डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, व्यावसायिकता चाहिए या फिर तालमेल चाहिए, फिर जैसा जैसा जरूरत होता है। आज के तारीख में लेकिन झुकाव संगठन का इधर होता जा रहा है। क्लियर? कोई किसी के अंडर में काम करना नहीं चाहता। सो दिस इज बेसिक पॉइंट। खासतौर पर जर्नलिस्ट, स्पेशलिस्ट, कंट्रोवर्सी तो आप जानते ही होंगे। क्लियर है? अब यहाँ लूथर गोलिक भी एक क्लासिफिकेशन डेवलप किया। तो लूथर गोलिक ने 3 पैटर्न डेवलप किया। पहला पैटर्न का नाम है सभी अंगुलियां पैटर्न, दूसरा पैटर्न का नाम है छोटी भुजा लंबी अंगुलियां पैटर्न, और तीसरा है लंबी भुजा छोटी अंगुलियां पैटर्न। तो सभी अंगुलियां पैटर्न में कुछ इस प्रकार, इसमें मध्यस्थ कार्यालय नहीं होता है, मुख्यालय से डायरेक्ट क्षेत्रीय कार्यालय जुड़े हुए हैं। ये जनरली छोटे संगठनों में देखने को मिलता है, या फिर आईटी आधारित जो आज के तारीख में संगठन बन रहे उसमें देखने को मिलता है कि इसमें मध्यस्थ कार्यालय का कोई गुंजाइश ही नहीं होता है। क्षेत्रीय कार्यालय सीधा मुख्यालय के कांटेक्ट में रहते हैं। क्लियर है? अब ये छोटी भुजा लंबी अंगुलियां पैटर्न जो है, इसमें क्या है कि यहाँ जो भुजा जो है ना, भुजा दर्शा रहा है आपको मध्यस्थ कार्यालय को, और अंगुलियां दर्शा रहा है क्षेत्रीय कार्यालय के साथ संचार को। तो उस परिस्थिति में देखो, ये मुख्यालय हुआ या मध्यस्थ कार्यालय हुआ, और ये सब उसका क्षेत्रीय कार्यालय हुआ। ये जनरली वहां देखने को मिलता है जहाँ एक समान नीति को लागू करना होता है। विदेश मंत्रालय इसका उदाहरण है। विदेश मंत्रालय में देखोगे, उस बिल्डिंग में देखोगे बहुत सारा प्रभाग है, एशियाई प्रभाग, अफ्रीकी प्रभाग वगैरह वगैरह, जो इसके मध्यस्थ कार्यालय, और सबका दूतावास वहां से हजारों हजार किलोमीटर दूर दूर दूर, दूर विभिन्न देशों में स्थित है। तो यह क्या होता है, छोटी भुजा लंबी अंगुलियां पैटर्न वहां लागू होता है जहाँ एक समान देश के नीति को लागू करना होता है, एक समान वैदेशिक नीति को लागू करना होता है, एक समान नीति को लागू करना होगा। क्लियर है? उसी प्रकार देखो, ये है छोटी भुजा लंबी, इसका एकदम जस्ट रिवर्स हो गया। इसमें मुख्यालय है, मध्यस्थ कार्यालय है और क्षेत्रीय कार्यालय भी है, लेकिन इसमें मध्यस्थ कार्यालय और मुख्यालय के बीच में दूरी ज्यादा है, और मध्यस्थ कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय के बीच दूरी कम है। ये जिसका देखो पुलिस प्रशासन अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा। पुलिस प्रशासन का मुख्यालय पटना में है, क्षेत्रीय कार्यालय सीतामढ़ी में है, और सीतामढ़ी के अंदर बहुत सारे थाना होंगे जो वहीं पर स्थित होते हैं। समझ रहे? तो आप देखते हो इस तरह का पैटर्न कहाँ पर इस्तेमाल होता है, यहाँ क्षेत्रीय समायोजन आवश्यक होता है। जैसे पुलिस में भी देखोगे कि बिहार में जितने जिला है सब में पुलिस की समस्या एक जैसा नहीं है। कहीं आतंकवाद की वजह से, कहीं नक्सलवाद की वजह से, कहीं यातायात की वजह से, कहीं पढ़े लिखे लोगों की वजह से तरह का हो सकता है। तो उसी हिसाब से मैनेज करना होता है। ये वर्गीकरण जो भौगोलिक दूरी पर आधारित है, हालांकि अब इस वर्गीकरण का कोई खास मतलब नहीं रहा। आईटी के आ जाने से, आईसीटी के आ जाने से क्या हुआ, भौगोलिक दूरी आज को मायने ही नहीं रखता है, और आज सभी पैटर्न किस तरफ जा रहा है, सभी अंगुलियां मध्यस्थ कार्यालय का भूमिका लगभग खत्म होता जा रहा है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे लो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ले लो, डीआईजी का पद ले लो, फिर आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ले लो, कमिश्नर का पद, ये सब फालतू होते यार, इसमें कोई दम ही नहीं, कोई काम ही नहीं है
क्योंकि मैक्सिमम काम तो जिला स्तर पर लोकल लेवल पर होता है और सीधा वो मुख्यालय से डायरेक्ट जुड़े हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्यमंत्री से बात करते हैं। तो इस बीच में ये लोग अधिकारी केवल जटिलता को बढ़ाते हैं और मतलब खर्च और व्यवस्था के कारक है, लेकिन चल रहा है। लेकिन हो सकता है कुछ एक दिनों में बहुत सारे इंटरमीडिएट पोस्ट खत्म भी हो जाएगा। सो दिस इज बेसिक पॉइंट। समझ में आया आपको? पुलिस इंस्पेक्टर का पद कोई काम ही का नहीं है, क्या है कि मेन काम तो थाना में होता है, इंस्पेक्टर क्या करेगा? समझ रहे? क्या कि इंस्पेक्टर का लेकिन बहुत जगह सर्किल बनाया था पुलिस का। क्लियर है? तो दिस इज बेसिक पॉइंट। तो मैं यहाँ बतला रहा था कि ये तीनों, ये पैटर्न सब इस्तेमाल होते हैं। मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय संबंध बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, समझ रहे हैं? और ये संबंध सीधा सीधे कह लो अभी शासन से जुड़ा हुआ है, सीधा सीधे संबंध नीति प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, ये संबंध सीधा सीधे विकास और जनहित से जुड़ा हुआ है, समझ रहे? और इस संबंध में समन्वय बहुत मैटर करता है, संचार बहुत मैटर करता है, नियंत्रण बहुत मैटर करता है। अगर ये सब ठीक ठाक दुरुस्त रहे तो संबंध भी बेहतर होता है, समझ रहे? आमतौर पर जो इन दोनों के बीच नियंत्रण कैसे स्टैब्लिश होता है, कोई मेरे को बतला सकते हैं कि मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय पर नियंत्रण किस प्रकार रखता है? तो बहुत सारे तरीके हैं। मुख्यालय, चूंकि मुख्यालय सत्ता का स्रोत है, वही प्रत्यायोजन के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालय को सत्ता देता है, वही मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय के क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी होता है। तो उस परिस्थिति में मुख्यालय का किस प्रकार क्षेत्रीय कार्यालय पर नियंत्रण रखता है? तो वह होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा पर्यवेक्षण में, तो परियोजना का पूर्वानुमोदन। क्षेत्रीय कार्यालयों को दिशा निर्देश रहता है कि वह कोई भी काम करने के पहले मुख्यालय से अनुमति ले ले। ठीक है। दूसरा क्या होता है बताया जाए? मानकीकरण। मानकीकरण में क्या होता है कि मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय के प्रत्येक कार्य और कार्यविधि का मानकीकरण तय कर सकता है, मानक निर्धारित कर सकता है और उससे उसी तरह की अपेक्षा कर सकता है। तीसरा क्या होगा बताया जाए? तीसरा हो सकता है बजटीय सीमा, बजटीय नियंत्रण, कि मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय के खर्च के सीमा निर्धारित कर दे और उस पर नियंत्रण रखे कि अगर इससे ज्यादा आपको खर्च करना है तो हमसे आप अनुमति लो। फिर क्या हो सकता है? मुख्य अधीनस्थ क्षेत्रीय मुख्य अधीनस्थ अधिकारियों का पूर्वानुमोदन। ये अक्सर देखने को मिलता होगा, आए दिन आप आए पटना में देखते रहते होगे कि हर 15 दिन 10 दिन में मीटिंग होता है और सभी जिला के कलेक्टर वगैरह पटना आते हैं समझ मीटिंग में और फिर लौट जाते हैं। तो क्या क्या आता है? क्योंकि जिला कलेक्टर जो होता है अपने क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है और उसका रसूख पूरा जिला में फैला होता है। उसका अनुमोदन, उसकी अनुमति बहुत मैटर करता है। उसने यदि किसी कार्यक्रम के बारे में हाँ बोल दिया, इसका मतलब जिला प्रशासन ने हाँ बोल दिया, तो ये पूर्वानुमोदन लिया जाता है, उसका अप्रूवल लिया जाता है ताकि क्रियान्वयन को बेहतर ढंग से मैनेज किया जा सके। फिर और क्या होता है? रिपोर्ट सिस्टम। रिपोर्ट सिस्टम का मतलब क्या हुआ? मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय से कार्य संबंधी रिपोर्ट मांगेगा और कार्य प्रगति को देखेगा वहीं से बैठे बैठे कि क्या की काम हो रहा है वहाँ। फिर निरीक्षण प्रणाली होता है। निरीक्षण में क्या होता है? खुद मुख्यालय के अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय जाएंगे, प्रथम दृष्टया जानकारी प्राप्त करेंगे और मिलाएंगे कि रिपोर्ट में जो लिखा गया है और जो वास्तविकता है दोनों में कोई तालमेल है या केवल फार्स है। फिर क्या होगा? लेखा परीक्षण। लेखा परीक्षण क्या होता है? वो खर्च के बाद होता है। आपने खर्च कर दिया है, अब आप गड़बड़ खर्च किया कि सही खर्च किए, इसका पता कैसे लगेगा? तो लेखा परीक्षण के माध्यम से लगेगा। तो यहाँ पर लेखा परीक्षण का इस्तेमाल होता है। फिर जांच पड़ताल, यह अपराधिक प्रशासनिक मामलों में होता है कि प्रशासन में कोई गड़बड़ हुई है, गलती हुई है, तो जांच पड़ताल कराया जाता है, दोष का निर्धारण किया जाता है और दोषी को दंडित किया जाता है। तो ये सब तरीका है जिसके द्वारा मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय पर क्या करता है? नियंत्रण रखता है। तो मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय संबंध आमतौर पर ठीक ही ठाक रहता है, दोनों के काम अलग है। मुख्यालय का काम है नीति निर्धारण करना, क्षेत्रीय कार्यालय का काम है नीति क्रियान्वयन करना। मुख्यालय रहता है शहर में, क्षेत्रीय कार्यालय रहता है गांव और दुर्गम क्षेत्र में। सवारे दोनों के बीच समन्वय, नियंत्रण सबके तौर तरीका निर्धारित होते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो दोनों के बीच तनाव के कोई खास कारण नजर नहीं आते, लेकिन अगर व्यवहार में देखा जाए तो दोनों के बीच हमेशा खींचतान चलते रहता है, लड़ाई झगड़ा चलते। अभी आपको थोड़े पहले मैंने बताया ना कि बिहार में जो कोसी वाला जो बाढ़ आया था, उसके जो कहर हुआ था, उसके पीछे मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय संबंध। आए दिन सचिवालय में देखोगे या मुख्यालय में देखोगे कि क्षेत्रीय कार्यालय से अनेकों पत्र आते रहते, कोई उलट कर देखता भी नहीं। और क्षेत्रीय कार्यालय में भी जाओगे तो देखोगे मुख्यालय का प्रति उनका बड़ी उदासीनता रहती, अनावश्यक हस्तक्षेप मानते हुए गंभीरता से लेते ही नहीं।
तो इस प्रकार अगर दोनों के बीच खींचतान का स्थिति रहेगा, समन्वय का अभाव रहेगा, तो निश्चित रूप से उसके दुष्प्रभाव पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो इन दोनों के बीच का संबंध और भी कई मुद्दों को जन्म देता है, या कई मुद्दों के कारण होता है। कारण भी होता है, प्रभाव भी होता है। जैसे सामान्य विशेषज्ञ विवाद आप कह सकते हो, सूत्र मंत्रणा विवाद कह सकते हो, ये सब इसी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मुख्यालय में ज्यादातर सूत्र के अधिकारी भर जाते हैं और क्षेत्रीय कार्यालय में मंत्रणा के अधिकारी रहते हैं, और क्षेत्रीय कार्यालय में जनरली क्या रहता है, सूत्र अधिकारी रहते हैं। इन दोनों के बीच सामान्य के विशेषज्ञ भी ले सकते हो। तो इस प्रकार ये समस्या बहुत जटिल हो सकता है यदि समय रहते उसको मैनेज नहीं किया गया। क्या कारण है बतला सकते हैं दोनों के बीच तनाव का क्या कारण है? तो बहुत सारा कारण हो सकता है। पहला तो होगा मनोवैज्ञानिक कारण होगा। मुख्यालय को जो मनोवैज्ञानिक रूप से सुपरिटी होता है कि वह मुख्य कार्यपालक के नजदीक है, और उसी प्रकार क्षेत्रीय कार्यालय को इन्फिनिटी हो जाता है। उन्हें लगता है कि वो मुख्यालय से दूर है और मुख्यालय में बैठे अधिकारी उनके विरुद्ध कोई कॉन्स्पिरेसी वगैरह है ना कर रहे, देखो ये भी होता है। दूसरा क्या हो सकता है बतलाया जाए? दूसरा हो सकता है मतलब कह सकते हो प्रशासनिक मतलब परिसीमा। जो मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय के बीच भौगोलिक दूरी जितना ज्यादा होगा, समन्वय और संचार की समस्या उतना ज्यादा होगा। तो भौगोलिक बाधा भी एक हो सकता है कि प्रशासन जितना बड़ा विशाल होगा, समन्वय और संबंध उतना डिफिकल्ट होता चला जाता है। तीसरा क्या होता है बतलाया जाए? तीसरा बतला सकते हो कि मतलब प्रबंधकीय बाधा, दोनों के बीच संचार के माध्यम नहीं है, समन्वय के माध्यम नहीं है, भेंट मुलाकात नहीं होता है, ये भी एक बहुत बड़ा वजह हो सकता है। तो जैसे क्या होता है, एक तरह से लैग हो जाता है। क्या टेन्योर सिस्टम लॉर्ड कर्जन 1905 में शुरू किया था कि मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों को नियमित आना जाना होने को मिलना चाहिए। हमारे उनका क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारी को मुख्यालय और मुख्यालय के अधिकारी को क्षेत्रीय कार्यालय भेजा जाए, ताकि दोनों एक दूसरे के वस्तुस्थिति को समझ सके। हमारे तो ये भी इसका कमजोर हो जाना या इसका निष्प्रभावी हो जाना, ये भी एक वजह हो सकता है दोनों के बीच विवाद का। और कोई कारण मतलब जिसके कारण मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय विवाद तनावपूर्ण होता है या बेकार होता है? और कोई कारण मतलब और भी हो सकता है। जैसे आप कह सकते हो हरचली, जैसे कह सकते हैं कि दोनों के बीच विश्वास का अभाव है, समन्वय का अभाव है, परस्पर सहयोग का अभाव है। समझ तो ये सब भी कमी हो सकता है। क्लियर है? तो ये सब कुछ कमी है। संचार की बाधा, समन्वय का बाधा, समन्वय का बाधा, संचार का बाधा, या संचार समन्वय के उचित माध्यम का अभाव, ये सब कुछ कारण हो सकता है जैसे मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय संबंध दोषपूर्ण हो सकता है। समझ रहे? तो आप 5 बाधा बतलाओ। तो पहला बाधा मैंने बतलाया भौगोलिक बाधा, विशाल आकार। दूसरा बतलाया संगठनात्मक बाधा। तीसरा प्रबंधकीय बाधा। चौथा प्रक्रियात्मक बाधा, कभी कार्य विशेष से भी समन्वय का दिक्कत। पर्यावरणीय बाधा बड़ा इंपॉर्टेंट है, मौसम खराब है, नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, और ये बहुत सारा दिक्कत है, उसके वजह से भी है। आज के तरह के पर्यावरणीय बाधा भी बहुत बड़ा है। देखते हो मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय में देखोगे, खासतौर पर बैंक वगैरह में देखो, नेटवर्क फेल है, लिंक नहीं मिल रहा है, काम रुका हुआ है। तो ये भी मतलब पर्यावरणीय बाधा ही ले सकते हो। मतलब विज्ञान प्रौद्योगिक बाधा, ये भी कि समन्वय का जो तौर तरीका आज के तारीख में समय एकीकरण का तौर तरीका, वो उसमें कमी आ जाती है टाइम टू टाइम, उसके वजह से हो जाती है। तो वही मोटा मोटी भौगोलिक बाधा और मनोवैज्ञानिक बाधा मेन हो गया। भौतिक बाधा मतलब जो सब कुछ मिला जुला के जितना ऐसा भौतिक बाधा हो गया, और मनोवैज्ञानिक बाधा जो आपके दिमाग में बैठा है, आपके दिमाग में संशय है, आपके दिमाग में असहयोग है, आपके दिमाग में मतलब लगता है कि आपके विरुद्ध कुछ गलत हो रहा है, तो ये मानसिकता है। तो इसके वजह से संबंध खराब हो जाता है। तो इस परिस्थिति में इसका खामियाजा पूरा शासन को झेलना पड़ता है, नीति प्रक्रिया को झेलना पड़ता है, जनता को झेलना पड़ता है। तो इसमें बेहतर बनाने का क्या उपाय होना चाहिए? तो बेहतर बनाने का तो बहुत सारे उपाय हुआ भी और होते भी रहता है। जैसे पहले तो काल अवधि प्रणाली को आप डेवलप करो। हमारे कि अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यालय है और मुख्यालय कर्मचारी क्षेत्रीय कार्यालय जाए। मुख्य कार्यपालक को भी चाहिए कि वह बेहतर समन्वय बनाए रखे, दोनों के बीच संवाद संचार दुरुस्त रहे, समन्वय दुरुस्त रहे। दोनों का भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों से मिले, उनके विचारों को ले। हमारे तो संचार को स्वतंत्र रखे, द्विमार्गी रखे,
समय रहना पर्यवेक्षण दुरुस्त रखे, सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर इस्तेमाल करे। MIS ये बहुत इंपॉर्टेंट आज के तारीख में हो सकता है कि सूचना प्रबंध प्रणाली का इस्तेमाल करके मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय के बीच के संबंध को बेहतर बनाया जा सकता है। इसके अलावा और क्या कर सकता है बदलाव, और दोनों के बीच समन्वय के मैकेनिज्म स्टैब्लिश करो कि कोऑर्डिनेशन का मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय के बीच जब भी कोई गतिरोध हो तो फिर उसके लिए वर्कआउट हो के तुरंत उसको निकाला जा सके। इस तरह से एजेंसी बनाया जाए जो तालमेल बैठाने का ही केवल काम करे, समझ रहे हैं। तो ये सब कुछ उपाय, 5 उपाय बतलाओ दोनों के बीच बेहतर संबंध करने का। तो पहला तो मैं बोलूँगा काल अवधि प्रणाली को बेहतर बनाओ। दूसरा, संचार व्यवस्था को दुरुस्त करो। तीसरा, समन्वय के विभिन्न स्तर पर समन्वय के अभिकरण स्थापित करो। चौथा, मुख्यालय अपने स्तर मुख्य कार्यपालक अपने स्तर पर काम करे और वो क्या करे, वह वर्चुअली क्षेत्रीय कार्यालय से महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय ले, परामर्श ले और उस पर काम करे। और पांचवा, MIS सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए दोनों के बीच बेहतर संबंध बनाने के लिए। निष्कर्ष में ये बोल सकता हूँ कि मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय संबंध एक गतिशील संबंध है, जिसमें हमेशा परिवर्तन और संभावनाएं बनी हुई होती है। वर्तमान में अगर आज देखा जाए तो मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय संबंध और जटिल होता जा रहा है, विषम होता जा रहा है। जैसे देख सकते हो आप, देश में आंतरिक और बाह्य चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में संभावना दबाव बढ़ता जा रहा है, तो उस परिप्रेक्ष्य में संबंध की महत्ता बढ़ता जा रहा है और फिर एक साथ मिलकर काम करने और टीम स्पिरिट की आवश्यकता भी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर जरूरत इसी बात का है कि मुख्य कार्यपालक नेतृत्व की भूमिका निभावे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भूमिका निभाए, समझ रहे हैं, मतलब कह सकते हो मतलब कंटीजेंट मैनेजर की भूमिका निभाए और फिर बेहतर ढंग से दोनों को लेके चले ताकि पूरा संगठन एक टीम के रूप में काम करे। ओके, ऑल द बेस्ट। आप इसको लिखना नोट के रूप में और मेरे को पोस्ट करना। ऑल द बेस्ट।